A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed a very important chapter, that is a cash flow statement. And this chapter is related to the part 3. In the last video, we discussed how company calculated cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. And in the last video, we also discussed in the numerical part, that is the whole format of cash flow statement. And you know very well, firstly company calculate its cash flow from operating, investing and financing activity one by one, and thereafter उन सारी वैल्यूज को ऐड किया जाता है और वैल्यूज ऐड करने के बाद फाइंड आउट होता है कि नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट हुआ है कि नेट डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट हुआ है। इफ देयर इज एनी नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट होता है तो उस सिचुएशन में हम ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को ऐड करते हैं, और डिक्रीज होता है तो ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलने से वो नेट डिक्रीज की वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं। और फाइनली वी हैव अ आंसर, वी गॉट द आंसर, दैट इज द कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट एंड। बेसिकली कैश इन कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका, दैट इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। यानी क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है कि ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस क्या है और क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस क्या है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है नेट इंक्रीज अगर पॉजिटिव में है, और माइनस में है, डिफरेंस जो है वो माइनस में है तो वो नेट डिक्रीज की तरफ शो करता है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। So let's start the today's class. Okay. So in today's class, first of all, we discuss the some of the important questions which are related to the cash flow from operating activities. Okay. So the question, first of all, I want to share the question. Okay. So the question is uh, question number 3. The following is the position of current assets and current liability of Salu Limited. यानी शालू लिमिटेड की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इस तरह से है, क्या है 2017 एंड 2018 दो साल का बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000 एंड सेकंड ईयर 0। द नंबर सेकंड इज शॉर्ट टर्म लोन 10,000 19,000, creditors 15,000 10,000, bills payable 20,000 40,000, company incurred a loss of rupees 45,000 during the year, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, और आपको पता है कि जब भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ता है, प्रॉफिट। और क्वेश्चन में लास्ट में दिया है लॉस, तो यानी पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव फिगर होता, अगर प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव फिगर लेकर चलते, और लॉस है तो कौन सा फिगर लेके चलेंगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस बैलेंस लेके चलेंगे। और उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो उसमें नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो एक तरह का है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यू नो वेरी वेल दिस एक्सपेंस इज द एक्सपेंस फॉर द कंपनी, बट दिस एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंपनी इन नॉन कैश। यानी जब कंपनी कोई प्रोविजन बनाती है, चाहे वो डाउटफुल डेब्ट्स का हो चाहे वो टैक्सेशन का हो, ऑल द आइटम्स विल बी ट्रीटेड एज नॉन कैश आइटम्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर आप देखो तो पहले कितने का था, 1,000 रुपए का था, अब कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे प्रोविजन आपका कम हुआ कि घट गया, यहाँ प्रोविजन कम हो। तो जब प्रोविजन इंक्रीज होता तो ऐड करते, यहाँ प्रोविजन कम हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी में यू नो वेरी वेल अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके,
यानी हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में, यू नो वेरी वेल, कितनी वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी 45,000। इट इज अ लॉस, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट ए प्रॉफिट, इट इज अ लॉस। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस फिगर में तरह लिखते हैं। वेट, सो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 45,000। इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एड नॉन कैश एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन में नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ लेस करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। हम पहले 1,000 का प्रोविजन बनाए थे लास्ट ईयर, और इस साल हमारा प्रोविजन कितना हो गया, 0। तो 1,000 रुपये हमारा प्रोविजन क्या हो गया, ऐड, लेस हो जाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, तो जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी नहीं तो उसको डिडक्ट कर देंगे, 46,000 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एंड देयर आफ्टर, यू नो वेरी वेल, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, एक दिया गया है क्रेडिटर्स, और एक वैल्यू है आपकी बिल्स पेबल की। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स 10 से 19,000 हुआ, लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुआ, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्रेडिटर्स 15 से 10 डिक्रीज हुआ, माइनस कर देंगे। एंड बिल्स पेबल 20 से 40 इंक्रीज कर गया, प्लस कर देंगे। ओके, सो 40,000 में 46,000 में 10,000 माइनस करना है, यानी 56,000, और 29,000 प्लस करना है। तो 56 माइनस 29, 7, 4 में से 2 गए 2, 27,000 इज माइनस। इनकम टैक्स है नहीं, so your final answer is 27,000. It is correct. Creditors, yes, sorry, creditors 5,000 only, sorry for that. क्रेडिटर्स में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो सिर्फ 5,000 का हुआ है, 15 से 10 घटा है, तो ये 27,000 नहीं आएगा, इट इज अ 22,000। सो योर फाइनल आंसर इज 22,000, and this is the answer of cash flow from operating activity. So please note down in your copy. The question number 4, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको इस क्वेश्चन से फिर से निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना है। एंड द इंफॉर्मेशन आर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, proposed dividend last year approved 70,000, depreciation 30,000, profit on sale of machine 10,000, goodwill retain of 30,000, income tax 20,000, and tax refund is 5,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यू नो वेरी वेल, हमें कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, वी वांट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दो हैं। अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो फॉर्मेट में प्रपोज डिविडेंड और टैक्स रिफंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में रखा गया है। दैट्स वाई आप प्रपोज डिविडेंड को ऐड करोगे और टैक्स रिफंड को माइनस करोगे, और एज वेल एज इनकम टैक्स भी क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी होता माइनस है लेकिन होगा प्लस। अगर आप फॉर्मेट देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट में, तो यू विल फाइंड दैट कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी और कौन कौन सी चीजें माइनस होगी। ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया है।
हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, नोट नंबर 1 से। नोट नंबर 1 का मतलब क्या है, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी रफली, मतलब एक तरह से वर्किंग नोट की तरह निकालनी पड़ेगी, जैसे आप निकालते हैं वर्किंग नोट की तरह। ओके, तो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड होगी आप देख लो। ठीक, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 लाख। ओके, इसमें ऐड करेंगे क्या, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऐड करेंगे, इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी है 20,000, और प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड भी क्या होता है, ऐड होता है, तो प्रपोज डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा। ओके, प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू कितनी है, प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू है 70,000, और लेस होगा आपका रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड कितना हुआ है 5,000, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका नेट प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा, 120, 90 में 5 या 185। सो योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम विल बी 1,85,000। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि सर अब हमें क्या करना होगा, एंड आफ्टर डेट आपको क्वेश्चंस में ऐड करना पड़ता है, इस वैल्यू में ऐड करना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। सो अब आप क्वेश्चन में फाइंड आउट करो कौन कौन से एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश। ओके, तो क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन में पहला दिया प्रपोज डिविडेंड हो गया, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, कितना वैल्यू दिया है डेप्रीशिएशन का 30,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज अ amortization, just like a amortization. So goodwill written off is a part of नॉन कैश एक्सपेंस। याद रखिएगा डेप्रीशिएशन एंड किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स का राइट ऑफ दोनों ही आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो डेप्रीशिएशन को भी हम ऐड करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ को भी ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू गुडविल रिटर्न ऑफ की, दैट इज 30,000। गुडविल रिटर्न ऑफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज 123 यस 30,000। सो ऐड कितना हुआ आपका, ऐड हुआ आपका 60,000। एंड यू नो वेरी वेल इसमें से लेस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है आपकी, सिर्फ एक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचने में प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है प्रॉफिट, दैट इज 10,000। तो 60,000 ऐड एंड 10,000 प्रॉफिट ऑन 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000। ओके, तो आप क्या करोगे, 1,85,000 में 60,000 ऐड करोगे और 10,000 क्या करोगे माइनस, यानी ऑलमोस्ट 50,000 इसमें ऐड करना है। तो 8 9 10 11 12 13 2,35,000 ये आ गया कैश जनरेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन अगर आपने देखा था तो किसी भी एंगल में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है कि करंट एसेट्स कितनी है करंट लायबिलिटी कितनी, यानी इसका मतलब कहीं भी आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं गिवन है। तो उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, सर उस पार्ट को हम छोड़ देंगे,
यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगी आपकी, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डैश लगा के बात आगे बढ़ा देनी, क्योंकि कहीं भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कोई एडजस्टमेंट नहीं। एंड लास्ट, यू नो वेरी वेल, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड हमने कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर, हमने इनकम टैक्स पेड किया है करंट ईयर में 20,000 आपको, आपने पे किया, जिसमें से 5,000 आपको रिफंड आ गया, यानी आपने पे कितना किया, 15,000। सो योर आंसर इज 2,20,000। This is your answer, that is 2,20,000, and this is called cash flow from operating activities। बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दैट इज 1,85,000। कैसे ये आया, सबसे पहले हम लोगों ने लिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, उसमें ऐड किया इनकम टैक्स, ऐड किया प्रपोज डिविडेंड, तो ये हो गया 90,000, और 5,000 रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को माइनस किया, ये आ गया 1,85,000। सेम वैल्यू विल बी टेकन एज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। तो कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस हैं, डेप्रिसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। डेप्रिसिएशन कितना है 30, एंड गुडविल रिटर्न ऑफ इज आल्सो 30, so the total non cash expense is 60,000। and non operating income क्या है, profit on sale of machine। तो profit on sale of machinery कितनी है आपकी, it is 10,000। तो 10,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। so कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड आपने कितना किया, 20,000 पे किया था, जिसमें 5,000 आपको रिफंड आ गया, तो नेट आपने इनकम टैक्स पेड कितना किया था, 15,000। तो यू विल पेड टैक्स इज 15,000, देन फाइनली आंसर इज 2,20,000। So now we are moving to the next question of cash flow from operating activity, and the question are, from the following information calculate द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी आपके सामने एक बैलेंस शीट प्रेजेंट है, और उस बैलेंस शीट की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना। एंड द इंफॉर्मेशन आर एज यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन, शेयर कैपिटल 50-50, रिजर्व एंड सरप्लस 30-60, नॉन करेंट लाइबिलिटी 6% डिबेंचर that is 60-80, current liability creditors 20-25, bills payable 25, other current liability 40-45,000, एसेट्स नॉन करंट एसेट्स ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है कि कितनी फिक्स एसेट्स हैं, तो कितनी है 1 लाख से 140, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40-30, करंट एसेट्स इन्वेंट्री 30-45, डेटर्स 30-40,000, एंड कैश इन कैश 20,000 एंड 10,000। सो आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फॉर्मेट हमारा क्या था, सबसे पहले में प्रॉफिट चाहिए, एंड यू नो वेरी वेल, आपके क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले कितना था 30,000, अब कितना हो गया 60। तो आपने क्वेश्चन देख ही लिया है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए क्या होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम से। एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो, तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 30, अब कितना हो गया 60।
तो ड्यूरिंग द ईयर आपकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी 30,000. द डिफरेंस बिटवीन 60 माइनस 30, ये बात याद रखना. ये नहीं कि मैं 30,000 लिख रहा हूँ, नहीं, ये डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. और इसमें ऐड किया जाता है नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. एंड यू नो वेरी वेल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे आपके इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड. तो इस क्वेश्चन में देखो कंपनी ने डिबेंचर लिया हुआ है. डिबेंचर कब लिया है? 6% डिबेंचर. शुरू में डिबेंचर कितने का था? 60. अब कितने का? 80. इसका मतलब कंपनी को जब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो ओपनिंग बैलेंस पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं बताया कि जो 20,000 एडिशनल उसने इशू किया है, जो एडिशनली आया है 60 से 80 हुआ है, तो जो 20,000 पे इंटरेस्ट है कंपनी तब तक नहीं पे करेगी जब तक कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं क्वेश्चन में देगा कि वो कब इशू किया था. तो बेसिकली आपको सिंपल सा ये मान के चलना है कि कंपनी ने 60,000 डिबेंचर ही इशू किए हैं और 60,000 पे उसे इंटरेस्ट कितना देना है? 6%, यानी कि 3,600. और अभी देखो एक चीज और भी है इसमें, डेप्रिसिएशन भी निकल सकता था. कैसे निकल सकता था डेप्रिसिएशन? आप एसेट्स में जाओ, एसेट्स में देखो ग्रॉस ब्लॉक में पहले कितनी की एसेट्स थी? 1,00,000. अब कितनी हो गई? 1,40,000. तो एसेट्स की वैल्यू दो ही कारण से बढ़ घटती है, या तो डेप्रिसिएशन के कारण या तो सेल के कारण. तो यू विल फाइंड, ये आपको पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा कि वो डेप्रिसिएशन के कारण घट रही है कि सेल के कारण. वो क्वेश्चन में गिवन होगा. लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको बस इतना समझ के चलना है कि वहां पर एसेट्स की वैल्यू 1,00,000 से कितनी हो गई? 1,40,000 हो गई. इसका मतलब हमने एसेट्स परचेस कर लिया होगा. तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. और यहाँ कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है. इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी एग्जिस्ट नहीं है. तो 30,000 प्लस 3,600, तो आंसर विल बी 33,600. एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब आपको क्या करना होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है. करंट एसेट्स में क्या क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल क्वेश्चन में, और अदर करंट लायबिलिटी. तीन चीजें हैं. अगर आप क्वेश्चन देखो तो करंट लायबिलिटी पहले थी 20, अब होगी 55. तो यू नो वेरी वेल, लायबिलिटी के साथ सेम बिहेवियर करते हैं. अगर वो इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज होता है तो माइनस. बिल्स पेबल 20 से कितना हो गया? 20 से हो गया ये आपका 5,000. तो बिल्स पेबल तो घट गया 15,000, तो उसका क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. अदर करेंट लायबिलिटी 40 से 45,000. 40 से 45,000 यानी 5,000 इंक्रीज हुआ, तो उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. यानी अगर आप लाइबिलिटीज का इफेक्ट देखो तो नेट इफेक्ट ये पड़ रहा है कि 5 5 10 प्लस करना है, 15 माइनस करना है, यानी ऑलमोस्ट आपको 5,000 रुपीज माइनस करना है करंट लाइबिलिटी का. करंट एसेट्स में देखो तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी में क्या पार्ट नहीं होता है. करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते हैं, और करंट एसेट्स में कैश इन कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर नहीं करते हैं. इसलिए जब आप करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे, जब आप करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आप कैश इन कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे. ये बात याद रखना. ठीक है. तो इन्वेंट्री हो, डेटर हो, सो इन्वेंट्री क्या हो रहा है? 30 से 45, 15,000 इंक्रीज हो रहा है. सो यू नो वेरी वेल, उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री एसेट्स के साथ अपोजिट बिहेवियर होता है. अगर वो बढ़ता है तो प्लस, सॉरी बढ़ता है तो माइनस, घटता है तो प्लस, यानी अपोजिट बिहेवियर. तो इन्वेंट्री में वो माइनस करेंगे 15,000. एंड डेटर 30 से 40 यानी 10,000 फिर इंक्रीज हो रहा है. सो उसको क्या करेंगे? अगेन माइनस. तो माइनस कितना हुआ? 25,000. तो यू कैन सी दैट फाइनली हम लोगों ने कितना माइनस किया? माइनस किया दैट इज 5 5 10, 5,000 एंड 15 एंड 10. ये पर मैं मैच करा लूँ, 30 45 15 30 to 40 10. ठीक. और कोई चेंजेस तो है नहीं.
क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। ओके, सो अब आप क्या करोगे, 25 में 5 ऐड कर दो यानी 30 माइनस कर दो, तो आंसर विल बी 3600 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज योर फाइनल आंसर, और इसमें और कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा। और ये आंसर इसलिए फाइनल हो गया क्योंकि इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ नो इनकम टैक्स पेड, ये भी बात याद रखिए। इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि इनकम टैक्स गिवन हो, तो इनकम टैक्स जब नहीं गिवन है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर यही हो जाएगा, या आप चाहो तो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर माइनस करोगे इनकम टैक्स पेड, तो फाइनली बैलेंस आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में तो कैश फ्लो, माइनस में तो कैश यूज। ओके, okay, let's we take the one question at the end of today's video। एक और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, and this question is related to the operating activity। So the question is, calculate cash flow from operating activity। The question is cash flow from operating activities, and the information are, the question is calculate cash flow from operating activities, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विद द गिवन इंफॉर्मेशन, एंड द इंफॉर्मेशन आर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5 lakh, and preliminary expenses written off 5,000, depreciation 50,000, and loss on sale of machinery 20,000, loss on sale of machinery 20,000, provision for doubtful debts is 10,000, and gain on sale of land, यानी आपने लैंड सेल किया और आपको गेन हुआ, अमाउंट इज 7,500। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यू नो वेरी वेल, इस इंफॉर्मेशन में आपको ये चीज क्लियर है, व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, सो you know very well, first of all we take the net profit during the year। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, current year की profit। So according to this question, what is the amount of net profit? As you can see that the net profit is 5 lakh। current year की net profit है 5 lakh, और इस 5 lakh में net profit में you know very well we add the non cash expense and non ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसमें आपको क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना। ओके, एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम 1 2 3 4 5 देयर आर 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो यू विल रिकॉग्नाइज which is a non-cash and non-operating expense। So you know very well, first of all, the preliminary expenses written off, it is an amortization expense, and it will be added to the net profit during there. The amount is 5,000. Depreciation is also the part of the non-cash expense, so it will also added in the into the profit and loss, as well as loss on sale of machinery, it is also known as a non-cash expense। so उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस में ऐड कर दिया हम लोगों ने, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट में, दैट इज 20,000। ओके, so these thing will be added to the net profit। so ऐड करके कितना आया,
as well as the provision for doubtful debts, it is also non-cash expense. Provision for bad debts or doubtful debt, it is also known as a non-cash expense, that is a 10,000. So 50, 60, 70, 80, 85,000 will be added to the net profit. Okay, 5,85,000 is amount after adding the non-cash expense and non-operating expense. और उसमें भी बात हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं non-operating income. And you know very well, gain on sale of land, it is a non-operating income. It is not. It is an income of investing activity. It is not an income of operating activities. So it will be deducted from it. Gain on sale of land. The amount will be 7,500. It will be deducted. You know very well, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं, जैसे कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में देयर इज अ नो क्लियर कट इंफॉर्मेशन. सो इन दिस सिचुएशन, this is your final answer. This is your final answer and it will be taken as cash flow from operating activity. अगर क्वेश्चन में करंट एसेट में करंट लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होता तो सिचुएशन में हम लोग क्या करते, आगे की बातें की जाती. So the your final answer is 5,77,500. So this is your answer. The answer is for cash flow from operating activities 5,77,500. Why? Because there is a no additional information given in the question regarding the current assets and current liability and regarding the income tax paid. अगर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी होती तो इंक्रीज डिक्रीज को ऐड एंड लेस करते अकॉर्डिंग टू द रूल, और इनकम टैक्स को हम लोग क्या करते हैं एट लास्ट फाइनली माइनस करते हैं. Okay, so I hope it is clear for you, and today in this video we'll solve a lots of practical problem. You can see that. Okay, so thank you, thanks a lot, and if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. Thank you, thanks a lot, and take care.